आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। बोर्ड के अंदर इससे क्वेश्चन हर बार पूछ ही लिया जाता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आनुवंशिकता। इस चैप्टर के अंदर जो अपना फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आनुवंशिकता, और जो जैव विकास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो देखिए, आनुवंशिकता के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक शब्द से रूबरू होना जरूरी है। जो आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है आनुवंशिकी। क्या है? आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी, जीव विज्ञान की आनुवंशिकी शाखा के अंदर आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। और आप जानते हो विभिन्नताओं का मतलब एक जो ऐसे कैरेक्टर्स जो एक जीव को दूसरे जीव से अलग करते हैं। ये विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, कायिक कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं और जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं। आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। जो जनन कोशिकाओं में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती हैं। तो विभिन्नताओं का भी एक अपना अलग महत्व है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या है? जब आनुवंशिकता की बात आती है तो देखो, आनुवंशिकी की शाखा के अंदर आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बैटसन ने 1905 में किया था। पूछ लिया जाता है और कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? बैटसन ने। और कब किया? 1905 में। अब देखो, जेनेटिक्स शब्द बना है, जो ये जेनेटिक्स शब्द है ये जीन से बना है। और जीन क्या होते हैं? जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, गुणसूत्रों पर लगे रहते हैं और इन्हीं जीनों पर ये लक्षण रहते हैं। और इस जीन शब्द का अर्थ होता है टू ग्रो इनटू, मतलब वृद्धि करना। अब बात आती है कि भाई आनुवंशिक लक्षण, एक टॉपिक आता है आनुवंशिक लक्षण किन्हें कहते हैं? ऐसे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे देखा जाए तो जैसे पिता के चेहरे की बनावट कुछ संतान के चेहरे से मिलती होगी, या माँ से या पिता से, या आँख का रंग है, या उसके बालों का उसकी बनावट है, घुंघराले हैं या सीधे बाल हैं, या उसकी कद काठी है। ये लक्षण माता पिता से दोनों से संतान के अंदर आते हैं। और जो लक्षण माता पिता से संतान के अंदर आते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से, जनक का मतलब माता पिता से संतति में जाना, संतति का मतलब संतान में जाना, आनुवंशिकता कहलाता है। और आनुवंशिकता हेरिडिटी। और जो हेरिडिटी शब्द था, ये हेरिडिटी शब्द दिया है स्पेंसर ने। किसने दिया था? स्पेंसर ने। और कब दिया? 1863 में। और जेनेटिक शब्द दिया था बैटसन ने 1905 में, याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा, मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? मेंडल को। जब गुरुजी भी पढ़ाते हैं तो बार बार मेंडल शब्द का ही उच्चारण आता है, मेंडल शब्द का। लेकिन मेंडल, इनका जो पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल है। एक बार पूछ लिया गया है कि मेंडल का पूरा नाम क्या है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल याद रखना है हमको। तो अब इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं थोड़ी सी। मेंडल का जन्म एक माली परिवार में हुआ था। और कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया है ये ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलिसियन ग्राम में हुआ। और सन 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1843 में एक चर्च में पादरी के पद पर रहे, जो कि ऑस्ट्रिया का ब्रुन शहर में ही था। अब चर्च के में जब ये पादरी पद पर रहते हुए इन्होंने 7 वर्ष तक 1856 से 1863 की अवधि के दौरान 7 वर्ष तक मटर पर अपने संकरण के प्रयोग किए, पाइसम सैटाइवम पर, मीठी मटर पर। और 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। और 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। और 6 जनवरी 1884 को इस महान शख्सियत की
वृक्कशोथ के कारण मृत्यु हो गई थी। ये इनका संक्षिप्त जीवन वृत्त हुआ। अब आगे देखते हैं मेंडलवाद किसे कहते हैं। प्रश्न बनता है मेंडलवाद। देखिए, मेंडलवाद के बारे में जब बात आती है तो मेंडल ने जो आनुवंशिकता का नियम दिया उन्हें ही मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। या हम ये कह सकते हैं मटर के पौधे पर जो मेंडल ने प्रयोग किए और उन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें मेंडलवाद कहते हैं। तो ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए मेंडलवाद किन्हें कहते हैं, तो मेंडल ने जो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया वही मेंडलवाद के नाम से जाने गए। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, मेंडल ने प्रयोग किए, जो आपको ये डायग्राम दिखा रखा है, ये आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए दिखा रखा है। ये मटर का पौधा है, ये जिसको मीठी मटर बोलते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। क्या होता है? पाइसम सैटाइवम। मेंडल ने जिस पर प्रयोग किया था सटाइवम, मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, मेंडल ने जो प्रयोग किए थे मटर पर। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया? सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। बहुत सारे पादप थे प्रकृति में, इसका रीजन क्या था? प्रश्न बन जाता है मेंडल के मटर के पादप का चयन क्यों किया। तो देखो इसके क्या कारण थे। मटर का पौधा 1 वर्षीय शाक है। पहला, 1 वर्ष, इसका जीवन चक्र कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष। यदि बहुवर्षीय पादप लेते तो उसमें जो लक्षण, इनकी पीढ़ियों का अध्ययन करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो इसलिए ये भी एक कारण था कि इसका जीवन चक्र 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव है, और मटर के पौधे को कम जगह में बहुत अधिक पौधों को उगाया जा सकता है। दूसरा नेक्स्ट कारण था, मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं। नर व मादा जन्नांग एक ही पुष्प में होते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा नेक्स्ट कारण, मटर के पुष्प में स्वयं परागण होता है। स्वयं परागण कहें तो उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसे स्वयं परागण कहते हैं। इसमें स्वयं परागण होता है। इसमें आसानी से विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम रूप से पर परागण कराया जा सकता है। दूसरे पौधे के पराग कणों को भी इस पर डाल करके परागकण करा सकते हैं वर्तिकाग्र पर। अब विपुंसन विधि द्वारा, विपुंसन विधि क्या है कि स्त्री केसर और पुंकेसर में से किसी एक जन्नांग को काटकर हटा दिया जाता है, जिसे विपुंसन कहते हैं। जैसे अब बात करें तो आपको देखो दिखा देता हूं, ये मटर का पुष्प है, ये मटर का पुष्प है, ये स्त्री केसर वाला भाग है, और ये पुंकेसर परागकण होते हैं। इनमें से किसी एक भाग को हटा देते हैं काट करके, जिसे विपुंसन कहते हैं, और इसके पराग कणों का इस वर्तिकाग्र पर गिरना परागण कहलाता है। या तो इसी पुष्प के परागकण इस पर गिरे, या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण गिरे, तो उसे पर परागण कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो स्वयं निषेचन होने के कारण मटर के पौधों में गुणों की शुद्धता कई पीढ़ियों तक बनी रहती है। वो स्वयं निषेचन होने के कारण बाहर से कोई कैरेक्टर नहीं आता है, इस कारण वो आनुवंशिक रूप से क्या रहता है? शुद्ध। और अगला, इसकी विभिन्न किस्मों में कई स्पष्ट विपरीत जो लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। जैसे अभी आपको बताऊंगा, मेंडल ने मटर में 34 लक्षणों का चयन किया था, विपर्यासी 34 लक्षणों का चयन किया था, लेकिन मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों पर ही अपने संकरण के प्रयोग किए थे। अभी आगे आएगा वो 7 लक्षण कौन कौन से चुने थे। तो आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ, मेंडल ने मटर के पौधे का क्यों चयन किया। तो हम बारी बारी से इनको अपन बता देंगे। 1 वर्षीय शाक है, द्विलिंगी है, स्वयं परागण होता है, पर परागण करा सकते हैं, स्वयं निषेचन होने के कारण गुणों में शुद्धता रहती है, और इसमें बहुत सारे विपरीत लक्षण जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन मेंडल की सफलता के कारण। हाँ, एक और क्वेश्चन ये बनता है कि मटर के पौधे पर ये जो आनुवंशिकता के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, लेकिन भाग्यशाली हैं जो मेंडल को ही इसका श्रेय दिया गया था, और इनके जीवित रहते हुए इनके नियमों को मान्यता नहीं मिली।
लेकिन बाद में जब पता लगा कि जिन चीज़ों को वैज्ञानिक जिन निष्कर्षों पर पहुंचे थे उनको मेंडल बहुत पहले खोज के चला गया था। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, इसका देखो ये निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। पहला पूछ लिया जाता है मेंडल को ही सफलता क्यों मिली। देखो मेंडल ने प्रयोग के लिए ऐसे पौधे का चयन किया जो अमुक लक्षण की दृष्टि से आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे, बिल्कुल प्योर थे वो। दूसरा नेक्स्ट था, उसकी सफलता का एक प्रमुख कारण एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना था। एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि पौधे के अंदर एक साथ बहुत सारे लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उनकी स्टडी की, नहीं, एक बार में पौधे के अंदर एक ही लक्षण को चुना और उसका पीढ़ी दर पीढ़ी उसका अध्ययन किया। अगला नेक्स्ट जो उनको सबसे अधिक सफलता मिली थी, मेंडल ने प्रयोगों का सही सांख्यिकीय अभिलेख रखा और उनका गणितीय विश्लेषण भी किया। ये मेंडल को गणित का बहुत अधिक ज्ञान था और ये इनके लिए, हालांकि बाद में तो इनको इसका लाभ हुआ, लेकिन उस टाइम जब इन्होंने सांख्यिकी का स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया था इनके आंकड़ों को सुव्यवस्थित तरीके से रखने में, उस टाइम वैज्ञानिकों की ये समझ से दूर था, इसलिए इनके मेंडल के नियमों को इनके जीवित रहते हुए मान्यता नहीं मिली थी। तो ये मेंडल के सफलता के 3 कारण थे आपको जो बताए हैं। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन, मेंडल ने जो मटर के पौधे में 7 जो आपको बता रहा था, मेंडल ने मटर में 34 विपर्यासी लक्षणों को चुना था। कितने? 34 विपर्यासी लक्षणों को चुना था, लेकिन मेंडल ने जो प्रयोग किए थे संकरण के वो 7 लक्षणों पर ही प्रयोग किए थे। तो प्रश्न जो ज्यादातर बनता है, तो प्रश्न वो ये बनता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का जो चयन किया वो लक्षण कौन कौन से थे, ये बनता है। तो आपको भी बस यही याद रखना है 7 जोड़ी जो लक्षण चुने थे वो कौन थे। पहला, बीज का आकार, बीज गोल है, गोल प्रभावी लक्षण है और संकीर्णित दबा हुआ है, झुर्रीदार है। एक तो पिचका हुआ है, एक पूरी तरीके से गोल है। तो प्रभावी लक्षण हुआ बीज गोल है या बीज पिचका झुर्रीदार है, ये गोल बीज वाला पहला लक्षण। दूसरा, बीज का रंग, प्रभावी लक्षण है पीला बीज का रंग और अप्रभावी लक्षण है हरा, या गोल बीज वाले हैं पौधे या हरे बीज वाले हैं, दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण था फली की आकृति, फूली हुई है फली या पिचकी हुई है, ध्यान रखना 3 लक्षण हो गए। एक तो बीज का आकार, बीज का रंग, फली की आकृति। तीसरा फली का रंग, ये फली हरे रंग की है या पीले रंग की है, ये अप्रभावी लक्षण हुआ पीला रंग। तीसरा ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट आता है हमारा 5वां लक्षण, पुष्प का कलर, पुष्प पर्पल कलर का है या व्हाइट कलर का है। तो प्रभावी रंग पर्पल हुआ और अप्रभावी व्हाइट हुआ। तो नेक्स्ट आता है 6ठा लक्षण था हमारा पुष्प की स्थिति, पुष्प एक्सियल है या टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब अंतस्थ अग्रस्त, आगे खिल रहा है या पुष्प साइडों में से खिलते हैं, कक्षस्थ कलिकाओं से निकलते हैं। और नेक्स्ट जो लिया था, पुष्प पौधा लंबा है या बौना है। ये 7 लक्षण चुने थे अपन ने, देखिए। और वो 7 लक्षण और बता देता हूं आपको कौन कौन से थे 7 लक्षण। तने की ऊंचाई, पौधा लंबा है या बौना है। दूसरा, फूल का रंग बैंगनी है या सफेद है। तीसरा लक्षण था फूल की स्थिति, अक्षीय है, साइड में से निकल रहे हैं या अंतस्थ शीर्षस्थ कलिका पर निकल रहे हैं। चौथा था फली का आकार, फली फूली हुई है या पिचकी हुई है। 5वां लक्षण था फली का रंग, हरा है या पीला है। 6ठा लक्षण था बीज का आकार, गोल है या झुर्रीदार। 7वां था बीज का रंग, पीला है या हरा। ये 7 लक्षण मेंडल ने चुना है, याद रख लेना है आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, मैं आपको बता रहा था मेंडल ने जो आनुवंशिकता के नियम दिए थे वो लगभग 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे थे, इनके नियमों को मान्यता नहीं मिली। इनकी मृत्यु के 15 वर्ष बाद 1900 शताब्दी में इनके नियमों को मान्यता मिली थी। वो भी कब? जब 3 वैज्ञानिक अलग अलग देशों के इस
आनुवंशिकता के नियमों की खोज कर रहे थे, और जब नियमों की खोज की और वो निष्कर्ष पर पहुंचे और उनको पता लगा जिस निष्कर्ष को हमने निकाला है उस आनुवंशिकता के नियमों को तो मेंडल पहले ही देकर स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो जब उनको पता लगा कि मेंडल ने जो खोज की थी, प्रयोग किए थे, वो बिल्कुल सही थे, तो 1900 शताब्दी में मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई, इनको मान्यता मिली। और वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। मेंडलवाद की पुनर्खोज के नाम से जाना जाता है। पहला वैज्ञानिक था हॉलैंड का ह्यूगो डी व्रीज, ध्यान रखना। दूसरा वैज्ञानिक था जर्मनी का कार्ल कोरेंस। तीसरा वैज्ञानिक था ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन शेरमैक। तो ध्यान रखना, मेंडलवाद की जो पुनः खोज की थी 3 वैज्ञानिकों ने की थी, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शेरमैक। और कब की थी? 1900 शताब्दी में की थी। कब की थी? 1900 शताब्दी में की थी। अब आपको जो प्रश्न बनता है, मैंने आपको सफलता, मेंडल की सफलता के कारण आपको बताए। अब जो मेंडल के नियमों को इनके जीवित रहते हुए, मेंडल के नियमों को जो जीवित रहते हुए इनको मान्यता नहीं मिली, इनकी उपेक्षा का कारण रहा था, वो क्या कारण था जिससे इनको निराशा का मुख देखना पड़ा? उसका कारण ये था, सबसे पहला कारण था मेंडल के जो कार्य था वो उच्च स्तरीय पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुआ था, जिस कारण सभी को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई और ज़्यादातर लोगों का ध्यान इस पर नहीं गया। अब दूसरा, और जिन लोगों का इन पर ध्यान गया उनकी जो मेंडल के प्रयोग थे उनकी वो समझ से बाहर थे। दूसरा प्रयोग था, मैं आपको जो बता रहा था, मेंडल ने अपने प्रयोगों के तथ्यों निष्कर्षों को समझाने के लिए सांख्यिकी व गणित का प्रयोग किया था, जो आम वैज्ञानिकों की समझ से बाहर था। तीसरा जो नेक्स्ट कारण था हमारा, उस समय वैज्ञानिकों का ध्यान डार्विन की एक पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, इस पर था, इसलिए मेंडल के कार्य की उपेक्षा की गई। और ये कई बार पूछा जाता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसकी पुस्तक है? ध्यान रखना, डार्विन की। तो इस कारण से मेंडल के नियमों पर ध्यान नहीं गया और उनको उपेक्षा का सामना करना पड़ा, निराशा देखनी पड़ी। लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कहते हैं दोस्तों। 1900 शताब्दी में पुनः जब पता चला कि मेंडल जो नियम खोज के गए थे वो बिल्कुल सही थे आनुवंशिकता के, तो इनके नियमों को मान्यता दी गई। ये हालांकि दुख की बात है, अगर वो जीवित रहते तो शायद उन्हें बहुत खुशी होती उनके टाइम पर, अगर लेकिन बाद में अब जब आनुवंशिकता की बात आती है तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम ही सर्वप्रथम लिया जाता है। तो अब देखते हैं कुछ, देखिए, जब हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनके बिना हमें आनुवंशिकता का अध्ययन अधूरा सा लगता है, और अधूरा सा क्या, समझने में बड़ी दिक्कत आएगी आपको, इसलिए इन शब्दों का अर्थ जानना बड़ा जरूरी होता है। तो पहला हमारा देखो, आनुवंशिक शब्दावली पूछ भी लेता है, कई बार पूछ लेता है प्रश्न, पूछा भी गया है, पूछ क्या लेता है कि सबसे पहला टॉपिक है हमारा जीन। आपको पता है जेनेटिक शब्द ही जीन से बना है। तो जीन कहते किसे हैं? जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन, मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। लेकिन मेंडल ने इन्हें जीन नहीं कहा था, मेंडल ने जीन को कारक शब्द कहा था, कारक नाम दिया था। और जो जीन शब्द दिया है वो दिया है जॉनसन ने, ध्यान रखना। मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया? कारक। और जीन नाम किसने दिया? जॉनसन ने, ध्यान रखना। तो जीन किसे कहते हैं? किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले क्या कहलाते हैं? जीन, या वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं। दूसरा आता है युग्म विकल्पी। अब युग्म विकल्पी क्या है? किसी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीन के 2 विपरीत स्वरूप होते हैं। किसी एक लक्षण को, जैसे मान लो लंबाईपन का लक्षण है, उस के विपरीत क्या होगा? लंबाईपन के लक्षण के विपरीत होगा बौनापन। लंबाईपन के विपरीत क्या होगा? बौनापन। तो देखिए, लंबाईपन के लक्षण को एक जीन नियंत्रित करे और बौनेपन को दूसरा जीन नियंत्रित करे। तो ये जो जीन होते हैं ये युग्म में होते हैं। जैसे लंबाईपन का जीन है कैपिटल टीटी और बौनेपन का जीन है स्मॉल
टीटी। तो युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को, विपरीत स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के युग्म विकल्पी हैं टी, कैपिटल टीटी लंबापन, और बोने को नियंत्रित करने वाले जीन के कारक हैं स्मॉल टीटी। ये युग्म विकल्पी कहलाते हैं। ये कैपिटल टीटी होगा और ये स्मॉल टीटी होगा। अब बात आती है युग्म विकल्पी। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। अब ये युग्म विकल्पी भी दो प्रकार के हैं। पहला होमोजाइगस समयुग्मजी किसे कहते हैं? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे कहते हैं समयुग्मजी। जैसे कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी। तो कैपिटल टीटी का मतलब दोनों प्रभावी हैं, दोनों प्रभावी जीन हैं इसमें। और विषम युग्मजी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी ये प्रभावी लक्षण है और इसी के साथ दूसरा जीन क्या है स्मॉल टी, ये अप्रभावी है, तो इसे कहते हैं विषम युग्मजी। विषम का मतलब है असमान युग्म, और जब समान युग्म विकल्पी, देखो इस शब्द के अंदर ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। जब समान युग्म विकल्पी हो तो समयुग्मजी, और जब विषम का मतलब असमान युग्म विकल्पी हो तो विषम युग्मजी कहते हैं। अब बात आती है अगला, नेक्स्ट पूछ लिया जाता है लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं? किसी जीव की बाह्य संरचना या बाह्य लक्षणों का अध्ययन करना फिनोटाइप लक्षण प्ररूप कहलाता है। और जीन प्ररूप किसे कहते हैं? किसी जीव की आनुवांशिकी या आंतरिक संरचना का अध्ययन करना जीनोटाइप कहलाता है। हम एक संकर संकरण दूसंकर संकरण में देखेंगे लक्षण प्ररूप अनुपात क्या आता है, जीन प्रारूप क्या आता है। तो एक तरह से इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं, किसी जीव की बाह्य संरचना लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप आंतरिक संरचना, ये कह सकते हैं। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं। हाँ साथियों, ये पूछ ही लिया जाता है, एक बार पूछा गया है लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं और जीन प्ररूप किसे कहते हैं, क्या अंतर है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रभावी लक्षण डोमिनेंट कैरेक्टर्स किन्हें कहते हैं। देखिए आगे आता रहेगा, हालांकि ये मैं आपको बता देता हूँ प्रभावी लक्षण की, क्योंकि आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको ये याद रखना है F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। इतना सा लिख दोगे आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई, F1 का मतलब प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण। और अप्रभावी लक्षण रिसेसिव कैरेक्टर्स किन्हें कहते हैं, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते, प्रकट नहीं होते, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अभी आगे बताऊंगा क्यों प्रकट नहीं होते। तो बस आपको ये याद रखना है, जब क्वेश्चन पूछ लेता है प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है संजीन या जीनोम किसे कहते हैं। किसी जीव के युग्मक में उपस्थित गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। युग्मक जैसे स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु, ये युग्मक कहलाते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है, और आधी संख्या को कहते हैं अगुणित। जैसे बात करते हैं मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 46 जब गुणसूत्र होते हैं तो इसकी आधी संख्या क्या हुई, 23। जो युग्मक कोशिकाएं होती हैं शुक्राणु या अंडाणु कोशिका, इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और जिसे कहते हैं अगुणित। और इस अगुणित गुणसूत्रों के समूह को जीनोम कहते हैं। जैसे 23 गुणसूत्र हुए, तो याद रखना। अब केंद्रक प्ररूप क्या है, ये जीनोम के विपरीत है बिल्कुल, कैरियोटाइप। गुणसूत्रों के द्विगुणित समुच्चय को केंद्रक प्ररूप कहते हैं। कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पूरी होगी 46। तो 46 की बात करें, मनुष्य में जैसे 46 गुणसूत्र है, तो 46 2n बराबर कितने होंगे, 23। 23 जोड़े गुणसूत्र जो होंगे वे द्विगुणित होंगे कायिक कोशिकाओं में। 23 जोड़ी, ऐसे भी कह देते हैं हम, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों के द्विगुणित समुच्चय को केंद्रक प्ररूप कहते हैं। जैसे प्याज की बात करें, प्याज के अंदर 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 2n बराबर इसके अंदर ये 8 आएगा दोस्तों, सॉरी
तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 16। गुणसूत्रों के द्विगुणित समुच्चय को क्या कहा जाता है केंद्रक प्ररूप। ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है जीनोम अगुणित समुच्चय को और केंद्रक प्ररूप द्विगुणित समुच्चय को क्या कहते हैं जीनोम। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब बात आती है जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमारे इसमें से, मेंडल के वंशानुगति के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशानुगति के नियम। तो मेंडल ने सबसे पहले तो ये बात याद रखनी हमको, मेंडल ने कितने नियम दिए थे। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम दिया था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसे बीज संयोजन का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये भी कहा जाता है, बीज संयोजन का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको सबसे पहले तो हमें इनके नाम याद रहने चाहिए। 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब हम एक एक के बारे में देखते हैं ये नियम क्या थे। सबसे पहले आता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, देखो नाम से ही आ जाता है हमारे कि प्रभाविता का नियम मतलब जो प्रभावी इफेक्टिव होगा वो अपना वर्चस्व दिखाएगा ही, और ये बात सब जगह लागू होती है। देखो प्रभाविता का नियम, जब शुद्ध प्रभावी और शुद्ध अप्रभावी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षणों को प्रकट नहीं होने देते। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, जो आपको बता रहा था प्रथम पीढ़ी में। जैसे अब बात करते हैं, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया जिसके कारक युग्म क्या थे कैपिटल टीटी, दोनों प्रभावी जीन हैं, और एक अशुद्ध ये शुद्ध बौना पौधा लिया जिसके कारक युग्म स्मॉल टीटी। अब इनसे क्या बने युग्मक बने, 2 प्रकार के युग्मक बने, कैपिटल टी और कैपिटल टी। और इस शुद्ध बौने पौधे से भी 2 प्रकार के युग्मक बने, कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इन दोनों के मध्य जब आपस में क्रॉस कराते हैं ये युग्मक, एक तरह से अपन कहें ये युग्मक आपस में मिलेंगे एक दूसरे से, तो देखो इससे लक्षण आए, ये प्रभावी लक्षण था, कैपिटल टी लंबेपन का लक्षण था, स्मॉल टी बौनेपन का, तो कैपिटल टी आया और इसके अंदर स्मॉल टी आया, दोनों लक्षण आ गए। भाई जैसे इसको मान लेते हैं ये नर है और ये क्या है मादा है, तो नर से आया लंबाईपन का लक्षण, मादा से आया बौनेपन का लक्षण। अब दोनों जीन हैं, एक तो प्रभावी जीन है और एक अप्रभावी। जो ये प्रभावी जीन है कैपिटल टी वाला, ये स्मॉल टी के प्रभाव को क्या कर देता है, इसके प्रभाव को दबा देता है, प्रकट नहीं होने देता है। और जो संतान उत्पन्न होगी ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, उसमें प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा। प्रभावी लक्षण क्या, लंबाई दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये हमारी पीढ़ी हुई। जैसे मान लो ये नर पादप था जो लंबा था और ये मादा पादप है जो बौना पौधा है, ये जनक पीढ़ी कहलाएगी। और जो इनसे संतान उत्पन्न होगी उसको F1 प्रथम पीढ़ी कहते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रभावी जीन है अप्रभावी जीन को प्रकट नहीं होने देता। इसलिए सभी पौधे कैसे दिखाई देंगे, सभी पौधे लंबे दिखाई देते हैं। तो याद रखना है, आपसे प्रभाविता का नियम पूछा जाए तो क्या बताना है, जब शुद्ध प्रभावी और शुद्ध अप्रभावी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते। क्यों, क्योंकि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को दबा देते हैं। और एक और बात है, इस प्रभाविता के नियम का महत्व क्या है। देखिए ये प्रभाविता का नियम है, इसका क्या महत्व है। देखो जो रोग होते हैं कुछ, जड़ बुद्धि, मधुमेह, हीमोफीलिया, रंजकहीनता, वर्णांधता बोलते, इनके जो जीन हैं ये अप्रभावी लक्षण वाले थे, जिसके कारण ये अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते हैं। प्रभाविता का नियम पूछ क्या महत्व है, ये पूछ लिया जाता है। मनुष्य में जड़ बुद्धि, मधुमेह, हीमोफीलिया, रंजकहीनता, जो इनके जो लक्षण होते हैं अप्रभावी जीन पर होते हैं।
तो इसलिए ये अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाते। तो इस प्रकार हम, अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से हम इसका आंसर देंगे। अब बात आती है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नियम आता है हमारा, जो आपको मैं बता रहा था, ये प्रभाविता का नियम हो गया। अब नियम आता है हमारा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या है? अब जो आपको बताया था, ध्यान दीजिए, देखो मेंडल का ये द्वितीय नियम है और ये भी एक संकर संकरण पर आधारित है। और जो प्रभाविता का नियम था, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रभाविता का नियम आधारित है एक संकर संकरण पर, वो आगे बताऊंगा एक संकर संकरण क्या है। और पृथक्करण का नियम भी एक संकर संकरण पर ही आधारित है। या ऐसे पूछ लिया जाता है, एक संकर संकरण के द्वारा मेंडल के कौन कौन से नियमों को समझा सकते हैं? प्रभाविता के नियम को और पृथक्करण के नियम को समझा सकते हैं एक संकर संकरण के द्वारा। अब देखो, एक पृथक्करण का नियम क्या है? संकर संतति। संकर संतति किसे कहते हैं? जो आपने लिए थे, पौधे लिए थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन पौधों के मध्य जब क्रॉस कराया था तो उस पौधे के अंदर क्या लक्षण थे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस संकर संतति कहते हैं, विषम युग्म जी कहते हैं। विषम युग्म जी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों युग्म विकल्पी कैसे हैं? असमान। एक प्रभावी लक्षण वाला है और दूसरा अप्रभावी लक्षण वाला, इसलिए इसको संकर संतति या विषम युग्म जी कहते हैं। ऐसे पौधे का जिसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। देखो, संकर संतति विषम युग्म जी होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्म जी होते हैं। विषम युग्म जी युग्म विकल्पी के दोनों कारक, जिनमें से एक प्रभावी, जो ये आपको बता रहा था कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये प्रभावी कैपिटल, जिनमें से एक प्रभावी, दूसरा अप्रभावी स्मॉल टी होता है, जीवन भर पास पास स्थित रहते हुए भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते। संदूषित का मतलब ये, जब ये दोनों साथ साथ रहते हैं एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। और युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर, जब इनसे युग्मक बनेंगे, एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्मक लक्षण विशेष या कारक की दृष्टि से शुद्ध होता है। इस आधार पर इस नियम को पृथक्करण, विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ध्यान रखना। और आपको चलो एक बार और बता देता हूं, प्रथम पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? संकर संतति है विषम युग्म जी, और विषम युग्म जी में दोनों कारक प्रभावी और अप्रभावी साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। और युग्मक जब इनसे बनेंगे, युग्मक बनते समय ये, जैसे इससे कैपिटल टी और इससे स्मॉल टी, तो ये पृथक हो जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, जो कारक विशेष की दृष्टि से शुद्ध होता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। आगे देखिए, इसको समझते हैं अपन। जैसे आपको बता देता हूं, ये एक नर पौधा लिया था और ये बौना पौधा लिया, ये शुद्ध बौना पौधा और शुद्ध लंबा पौधा। अब इनसे क्या बने? युग्मक बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनमें स्वयं परागण हुआ। अब देखो, इनसे जो पौधे बनेंगे वो एक ही प्रकार के पौधे बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन कहलाएगी। अब ये कैसे है? विषम युग्म जी, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त सभी पौधे, जो आपको बता रहा था पृथक्करण में। अब इन पौधों को जब उगाया जाएगा, देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब इनसे क्या बने? युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये प्रथम पीढ़ी के पौधे थे, F1 पीढ़ी के पौधे थे, और इससे भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब इनसे जो पौधे प्राप्त होंगे इनके क्रॉस कराने से, देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसका मतलब इसमें दोनों कारक कैसे हैं? प्रभावी। तो ये पौधा कैसा होगा? शुद्ध लंबा। अब दूसरा, इसका क्रॉस कराया इससे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये अशुद्ध लंबा होगा, इसमें भी प्रभावीपन का। फिर इसका क्रॉस कराया इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैसा होगा? अशुद्ध लंबा। और इसका क्रॉस कराया इससे, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये शुद्ध बौना। देखिए, जो प्रथम पीढ़ी में अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहा था, वो द्वितीय पीढ़ी में अपना लक्षण प्रकट कर दिया है उस युग्मक ने। और प्रथम पीढ़ी में तो चुपचाप बैठा हुआ था,
प्रभावी लक्षण के कारण। लेकिन प्रभावी लक्षण, ना तो प्रभावी लक्षण ने उसको कोई हानि पहुंचाई, ना अप्रभावी लक्षण ने उसके कार्य को संदूषित किया। लेकिन द्वितीय पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट हो गया। युग्मक निर्माण, पृथक पृथक युग्मक हुए, अलग अलग युग्मकों में चले गए, ये अलग अलग युग्मकों में चले गए। ये अलग अलग युग्मकों में जाकर के अपना प्रभाव प्रकट कर दिया इसने। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहा जाता है। देखिए, ये जो आपको बता रहा था, ये एक लंबा पौधा था, कैपिटल टीटी, स्मॉल पौधा स्मॉल टीटी, सभी पौधे एक प्रकार के प्राप्त हुए, विषम युग्मजी, संकर संतति बोल रहे हैं, और एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाते। अब इनसे जो पौधे बनेंगे वो अलग अलग प्रकार के पौधे बनेंगे और जो अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं, जो आपको ये चित्र के माध्यम से भी समझा रखा है। देखिए, एक लंबा पौधा लिया था और बौना पौधा, और प्रथम पीढ़ी में दोनों पौधे लंबे थे, और इसमें एक पौधा तो बिल्कुल शुद्ध लंबा है, दो पौधे अशुद्ध लंबे हैं, और एक शुद्ध बौना है। बौनेपन का लक्षण भी प्रकट हो गया। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस प्रकार हम इसको बता सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं द्विसंकर संकरण पर आधारित जो नियम है वो आपको बता रहा था। पृथक्करण और प्रभाविता का नियम तो एक संकर संकरण पर आधारित है। अब स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या है? देखिए, एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब दो या दो से स्वतंत्र अपव्यवन का नियम किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण किया जाता है तो सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहते हैं, और अपव्यवन का अर्थ होता है बिखरना, ध्यान रखना। और मेंडल का ये नियम द्विसंकर संकरण के नियम पर आधारित है। अब देखिए, उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, यदि मटर के समयुग्म जी, एक मटर का ऐसा पौधा लिया जिसमें पीले और गोल बीज आते हैं, ये प्रभावी लक्षण है, जिसको हमने कैपिटल YY येलो कलर और कैपिटल RR राउंड गोल बीज वाला पौधा लिया एक, ये मान लो नर पौधा है। दूसरा पौधा लिया एक हरे बीज वाला और झुर्रीदार पिचका हुआ है, ये अप्रभावी लक्षण है। पौधे से संकरण कराया जाता है। अब आपको खुद बता दोगे, प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले पौधे ही प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे। प्रभावी लक्षण क्या है? पीला और गोल। तो जो प्रथम पीढ़ी में पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? ये, क्योंकि कैपिटल Y, ये स्मॉल y है दोस्तों, स्मॉल y ये अप्रभावी लक्षण है और ये कैपिटल Y प्रभावी लक्षण है। इसके प्रभाव को क्या कर देगा? दबा देगा। और ऐसे ही गोल वाला ये झुर्रीदार लक्षण को प्रकट नहीं होने देगा। तो क्या हुआ? गोल और पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले और गोल बीज वाले कैपिटल Y और स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r वाले पौधे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में परस्पर स्वपरागण कराने पर इनसे द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करते हैं। देखिए कैसे, और अपने लक्षण प्रकट करेंगे। ये देखिए, ये चेकर बोर्ड के द्वारा समझाया गया है। ये गोल और पीले बीज वाला एक नर पौधा लिया, ठीक, और एक ये मान लो मादा पौधा है, ये है हरा और झुर्रीदार बीज वाला। जब इनका क्रॉस कराया, आपस में युग्मक बने इनसे, तो इनसे जो प्रथम पीढ़ी में पौधे बने वो कैसे बने? सभी एक प्रकार के पौधे थे, गोल और पीले बीज वाले, गोल और पीले बीज वाले पौधे बने। अब जो इनसे युग्मक बने प्रथम पीढ़ी के पौधों को फिर उगाया
और जो इनसे युग्मक बने वो युग्मक बने 4 प्रकार के, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ऐसे ही ये सेम युग्मक बने। अब इनका आपस में क्रॉस कराया। अब देखो इसका क्रॉस इससे कराया तो क्या बना, कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई। तो इसका मतलब ये गोल बीज और पीला बीज है, प्रभावी लक्षण है। तो इस प्रकार जब इन्होंने जब ये क्रॉस कराया तो क्या देखा, देखिए 9 पौधे तो ऐसे थे जो पीले और गोल बीज वाले थे और 3 पौधे ऐसे थे जो पीले और झुर्रीदार थे और 3 पौधे ऐसे थे हरे और गोल बीज वाले थे और एक पौधा ऐसा था शुद्ध हरा और झुर्रीदार था। इस प्रकार जो पौधे प्राप्त हुए थे सभी लक्षण प्रकट हो रहे थे। तो जो अनुपात प्राप्त हुआ था वो अनुपात ये प्राप्त हुआ था 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ये अपन आपको द्विसंकर संकरण में बताऊंगा। तो इस प्रकार हम इसको स्वतंत्र अपवयन के नियम को समझा सकते हैं, आ जाता है। तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन, संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं, बैक क्रॉस किसे कहते हैं, ये पूछ लिया जाता है। बैक क्रॉस किसे कहते हैं। यदि F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्म जी। प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण दोनों जनकों कैपिटल टी या तो शुद्ध प्रभावी या अशुद्ध प्रभावी में से किसी एक के साथ किया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। ध्यान रखना, F1 पीढ़ी के पौधे का या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी किसी एक में से करा दे तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। अब दूसरा आता है हमारा, इस संकर पूर्वज संकरण के 2 प्रकार हैं, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब देखते हैं आउट क्रॉस किसे कहते हैं, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। बाह्य संकरण आउट क्रॉस, इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी के पादप का संकरण अपने प्रभावी जनक कैपिटल टी के साथ कराते हैं। जो आपको इसमें दिखा रखा है ये कैपिटल टी वाला पौधा है और ये विषमयुग्मजी पौधा था और इसका कैपिटल टी वाले प्रभावी पौधे से क्रॉस कराया है। तो सभी पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, देखिए ये इसमें जो प्राप्त होंगे, इसमें अगर फिनोटाइप देखा जाए तो सभी पौधे, फिनोटाइप देखा जाए तो सभी पौधे कैसे दिखाई देंगे, लंबे दिखाई देंगे, सभी पौधे लंबे दिखाई देंगे। और जीनोटाइप देखा जाए तो 50% पौधे लंबे और 50% पौधे शुद्ध बौने दिखाई देंगे। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, आउट क्रॉस में जीन प्रारूप अनुपात क्या आता है, 1:1 आता है, ध्यान रखना। और इसमें F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस प्रभावी जनक से कराया जाता है। इतना है बस आउट क्रॉस में। अब नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या है, अब उसमें तो प्रभावी जनक से करा लिया था, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा उसके। इसमें प्रथम पीढ़ी के पौधे का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराते हैं। देखिए अप्रभावी जनक से जब कराते हैं तो देखो ये प्रथम पीढ़ी का पौधा था और ये अप्रभावी जनक है। 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो इसका क्रॉस इससे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे कराया स्मॉल टी और इसका क्रॉस इससे कराया स्मॉल टी। अब देखिए 50% पौधे कैसे दिख रहे हैं बाहर से, लंबे, और 50% पौधे कैसे दिखेंगे, बौने। तो इसमें जो लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात आएगा वो समान आएगा, 1:1। ठीक है। ये अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक संकर संकरण किसे कहते हैं।
एक संकर संकरण जो आपको बता रहा था, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रभाविता के नियम में मैंने आपको ये बता दिया था। विपरीत लक्षणों वाले, एक लंबा पौधा लिया जिसका कारक युग्म कैपिटल टी, एक बौना पौधा लिया जिसका कारक युग्म स्मॉल टी। अब इनके मध्य क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे एक ही प्रकार के प्राप्त हुए थे, और जब प्रथम पीढ़ी के पौधों को उगाया गया तो अलग अलग प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। बाहर से देखने पर जो ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है इस जगह से, एक संकर संकरण में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या आता है और जीन प्रारूप अनुपात क्या आता है। तो एक देखो, ये 3 पौधे हैं, जो ये 3 पौधे हैं, बाहर से देखने पर लंबे दिखाई देंगे और एक पौधा बौना दिखाई देगा, और जब इनकी आंतरिक संरचना देखेंगे तो आंतरिक संरचना देखने पर क्या होगा, ये एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे अशुद्ध लंबे और एक पौधा शुद्ध बौना। तो ये अनुपात प्राप्त होता है 121, 1:2:1। ध्यान रखना, जिन एक संकर संकरण में अनुपात ही आता है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं द्विसंकर संकरण। अब द्विसंकर संकरण में क्या है, जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, जो आपको मैंने स्वतंत्र अपव्यवन के नियम में बताया था। और इसमें आपको ये याद रखना होगा, द्विसंकर संकरण में लक्षण प्रारूप आता है 93:31 और जीन प्रारूप अनुपात आता है 122, 412, 121। एक संकर संकरण में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं, और द्विसंकर संकरण में 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं। जैसे इसमें गोल और पीले बीज वाले और इसमें हरे और झुर्रीदार के बीच क्रॉस कराते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रश्न बनता है कि मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व क्या है। जो मेंडल ने जो नियम दिए थे इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, इन नियमों के आधार पर संकर संततियों में उत्पन्न होने वाले नए संयोग तथा उनकी आवृत्ति का पूर्व अनुमान किया जा सकता है। दूसरा आ जाता है हमारा, उपयोगी लक्षणों को संकरण विधि से एक ही संतति में लाया जा सकता है और अनुपयोगी एवं हानिकारक लक्षणों को हटाया जा सकता है। तीसरा, इन नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक और उच्च उत्पादन वाली फसलों एवं पालतू जंतुओं की किस्में विकसित की जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है मानव जाति, यह प्रश्न पूछा जाता है, मानव जाति के आनुवांशिकीय सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजनकी के मेंडलीय नियमों पर ही आधारित है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सुजनकी किसे कहते हैं। मानव जाति के आनुवांशिकीय सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजनकी कहलाती है। ये मेंडल के आनुवंशिक वंशागति के नियमों का महत्व हुआ दोस्तों। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, अभी अर्धवार्षिक में भी पूछ लिया था, इसलिए इसमें से बोर्ड में कम ही चांस है क्वेश्चन आए, क्योंकि रिपीट कम ही होते हैं बोर्ड क्लास में। तो देखिए, मानव में 23 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं, और मानव में गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, लिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करता है, अलिंग गुणसूत्र जो कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो लिंग गुणसूत्र किन्हें कहते हैं, देखिए वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, और मानव में गुणसूत्र का 23वां जोड़ा लिंग सूत्र होता है, और मादा में ये जो लिंग गुणसूत्र XX और नर में XY के रूप में होता है। और अलिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त शेष गुणसूत्र जो 22 जोड़ी गुणसूत्र 44 गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं, जो कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। अब देखिए, मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। देखिए, नर व मादा युग्मक जनन के जब युग्मक बनते हैं, शुक्राणु अंडाणु, युग्मक जनन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है शुक्राणु अंडाणु। नर में X और Y 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, और मादा में केवल X युग्मक निर्मित, एक ही प्रकार के XX गुणसूत्र वाले। जब नर के X युग्मक मादा के X युग्मक के साथ संलित होते हैं तो मादा संतति का निर्माण होता है, पुत्री होगी, क्योंकि नर युग्मक X है और मादा युग्मक X है, तो XX गुणसूत्र हो जाएंगे तो पुत्री होगी। और जब नर के Y युग्मक, एक तरह से ये कहें Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु और मादा के X गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ जुड़ता है तो नर संतति मतलब लड़के का जन्म होगा।
अतः मानव में निषेचन के फलस्वरूप 50% मादा संतति और 50% नर संतति होने की संभावना होती है। इस प्रकार लिंग निर्धारण में नर वाई गुणसूत्र या नर युग्मक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिंग का निर्धारण वाई गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो लड़का होगा। अब देखिए ये क्रॉस कैसे होगा, आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए ये नर है और ये मादा है। इससे दो प्रकार के शुक्राणु बने, एक्स गुणसूत्र वाला और वाई गुणसूत्र वाला। और इसमें मादा के अंदर एक ही प्रकार के युग्मक बने, एक्स एक्स गुणसूत्र वाले। अब इनके मध्य जब क्रॉस कराया तो यदि देखो, यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु और एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु मिलते हैं तो पुत्री पैदा होगी, और जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो पुत्र पैदा होगा। इस प्रकार मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जैव विकास के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें ताकि आपको समय समय पर हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।